बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। मार्केट में भी पैरापुटू का आना शुरू हो गया होगा। अगर आपका भी फेवरेट है पैरापुटू, लेकिन इसका रेट 300 से लेकर 1000 रुपये तक रहता है, जिसे सुनकर आपको लेने का मन नहीं होता और आपका पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पैरापुटू को घर पर कैसे उगा सकते हैं ये सिखाऊंगा। बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, जिसे आप आसानी से अपने घर पर, खाली कमरा हो, अपने घर के छत पर या फिर अपने घर के आंगन में या फिर आप किसी भी छायादार जगह, पेड़ के नीचे में आप आसानी से पैरापुटू उगा सकते हैं। दोस्तों, पैरापुटू उगाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ है पैरा, दूसरा चीज़ है स्पॉन, जिसे हम लोग पैरापुटू का बीज बोलते हैं। पैरापुटू की खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है स्पॉन या फिर पैरापुटू का बीज। तीसरा नंबर में आता है चूना। आगे मैं बताऊंगा चूना का हम लोग पैरापुटू खेती में कैसे यूज़ करना है। फिर आपका आता है प्लास्टिक सीट। प्लास्टिक सीट या फिर पॉलीथीन का इस प्रकार एक लंबा सीट आपको चाहिए रहेगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ता है चोकर का। इन 5 चीज़ों के मदद से हम लोग आसानी से घर पर पैरापुटू हम लोग उगा सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे पैरापुटू को अगर हम लोग घर पर उगाना चाहते हैं तो पैरा का क्वालिटी कैसे होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर पैरा का क्वालिटी ही सही नहीं रहेगा तो हमारा मशरूम नहीं उगेगा या फिर बहुत सी बीमारी आ सकती है। तो सबसे पहले हमें पैरा का ध्यान देना है। तो पैरा का क्वालिटी कैसे होना चाहिए, देखो, पैरा पूरी तरीक़ा से सूखा होना चाहिए। कोई भी प्रकार का इसमें ग्रीन मोल्ड या ब्लैक फंगस ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए और बारिश के पानी में भीगा हुआ पैरा हमें यूज नहीं करना है। अब हम इस पैरा का यूज इसलिए करते हैं, पैरा मशरूम का फंगस है, पैरा में ग्रो करेगा, पैरा उसका माध्यम बनेगा, पैरा से ही भोजन लेगा और हमें मशरूम देगा। सबसे पहले हम लोग एक बंडल तैयार करना पड़ता है। पैरा मशरूम को घर पर उगाने के लिए हमें पैरा का एक बंडल तैयार करना पड़ेगा। पैरा मशरूम को घर पर उगाने के लिए आपको पैरा का बंडल कैसे बांधना है, तो सबसे पहले आप अपने जो खरी बोलते हैं या फिर पैरावर से आप पैरा लीजिए। पैरा को फुल मुट्ठी भर पैरा आपको लेना है। उसके बाद इसी पैरा से ही जो लंबा पैरा रहेगा उसी से इसको बांधना रहेगा। इस प्रकार इसी पैरे को घुमाकर टाइट बांधना है। एक बंडल तैयार हो गया। एक बेड बनाने के लिए हमें 13 बंडल या फिर 10 बंडल का ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हमने 13 बंडल तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इस बंडल को प्रॉपर शेप देने का। शेप देने के लिए हमें इस बंडल को साइड से कटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में इसका कटिंग कैसे करना है वो समझाता हूँ। अगर आप बंडल बना नहीं पा रहे हैं, जिससे या फिर बंडल को बांधने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप पैरा का यूज ना करके आप कोई भी रस्सी का आप यूज भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको इस बंडल को प्रॉपर कटिंग कैसे करना रहता है, ताकि हमारा बेड प्रॉपर शेप में आ सके। कटिंग करने के लिए हमें इस प्रकार हंसिया की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो कोई भी धारदार हथियार, कत्ता भी ले सकते हैं, उसी के मदद से आप इसके साइड को कट कर सकते हो। देखो, कटिंग करने के लिए जहाँ से बंडल बंधा है वहाँ से अच्छे से प्रेस करते हुए हमें बिल्कुल टाइट पकड़ना है और इस हंसिये से एकदम आसानी से हमें खींचना बस है। इस प्रकार खींचेंगे और एक साइड कट के तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा हिस्सा को भी हम लोग कट करेंगे। इससे पहले हमें इसका लंबाई को मेजर करना है, ताकि सब बंडल का जो है साइज बराबर हो सके। नापने के लिए हमें एक छोटा सा यहाँ डंडी रखे हैं, उसी के आकार में हमें उसी के लंबाई में इसको कट करना है। देखो, यहाँ तक इसका साइज आ रहा है लंबाई, तो यहाँ इस हिस्से को हम लोग कट करेंगे।
इस प्रकार एक बंडल जो है बनकर रेडी हो गए। ऐसी हमें 13 बंडल की आवश्यकता पड़ेगी एक बेड तैयार करने के लिए। चलिए इस प्रकार हमने 13 बंडल प्रॉपर साइज में कट कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको स्लाइज करने का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बंडल को स्लाइज करना सीखेंगे। बंडल को अब हम स्लाइज करेंगे। स्लाइजेशन क्या होता है, पैरा में पहले से बैक्टीरिया फंगस मौजूद रहता है। इस बैक्टीरिया फंगस को हमें पहले नष्ट करना होता है ताकि हमारा पैरा पुटू का जो फंगस है इस पैरा में ग्रो हो सके। इसीलिए स्लाइजेशन सबसे ज़रूरी स्टेप है। स्लाइजेशन को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। स्लाइजेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है केमिकल मेथड, दूसरा होता है जैविक मेथड। तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरीक़ा से जैविक विधि से इस पैरा को हम लोग स्लाइज करेंगे। स्लाइज करने के लिए हम लोग चूना का यूज किए हैं। तो चूना को हम लोग एक टब में, एक कोई भी बर्तन में अच्छी तरीक़े से पहले घोल लेंगे। चूना के घुलते तक हम लोग इस बंडल को अच्छी तरीक़े से इस टब में सेट कर लेते हैं। इस प्रकार अच्छी तरीक़े से हमें सेट कर लेना है। देखो एक बात समझ लेते हैं, स्लाइजेशन के लिए एक फार्मूला होता है। उसी फार्मूले के हिसाब से हमें बंडल को स्लाइज करना होता है। तो हमने चूना विधि से इस बंडल को स्लाइज करने वाले हैं। तो एक फार्मूला आप याद रखिए। अगर आप 100 लीटर का ड्रम ले रहे हैं जिसमें 100 लीटर पानी है, तो उसके हिसाब से हमें चूना की मात्रा 1 से 2 किलो तक लेना है। और आपका जो बंडल है लगभग 100 बंडल आप यूज कर सकते हैं। उसमें बंडल में पानी भरने पर बंडल ऊपर ना आ जाए, इसके लिए हमें कुछ हैवी चीज़ रख देना है। तो मैं इस पत्थर को इस बंडल के ऊपर रखने जा रहा हूँ। अब हम लोग टब में पानी भरेंगे। पानी इतना भरना है ताकि है सभी बंडल जो है अच्छी तरीक़े से डूबा रहे। हमने टब जो है पूरी तरीक़े से भर चुका है और बंडल भी पूरी तरीक़े से डूब चुका है। पानी को हमें इतना भरना है। अब बारी आती है इसको स्लाइजेशन करने के लिए। हमने चूना को भिगा के रखा था, उस चूना को हमें इसमें धीरे धीरे करके मिलाना है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है हमें कौन से चूना का यूज करना है। तो हमें अनबूझा चूना, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में डल्ला चूना बोलते हैं या फिर पत्थर वाला चूना बोलते हैं, उसी चूना का हमें यूज करना है। चूना अच्छी तरीक़े से घुल चुका है। अब इसे हमें स्टब में डालना है। स्लाइजेशन के प्रोसेस में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। इसीलिए इस बंडल को हमें ऐसे ही 10 से 12 घंटे तक हमें छोड़ के रखना है। इसके लिए हम एक प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर कवर कर देंगे। 10 से 12 घंटे बाद ड्रम से या फिर टब से पानी को नीचे निकाल लेना है। उसके बाद जो भी बंडल है, बंडल को अलग से रखना है। बंडल में हमें नमी की मात्रा जितना होना चाहिए उतना बनाए रखने के लिए हमें इसे कम से कम 3 से 4 घंटे तक एक ऐसे जगह पर रखना है जहां पानी इसमें से निथर सके।
बंडल को इस प्रकार खड़ी रख देते हैं ताकि बंडल में जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निथर जाए। मतलब ये ध्यान देना है, अगर बंडल को हम लोग इस प्रकार से प्रेस करते हैं तो पानी नीचे नहीं टपकना चाहिए और अब हमारा जो है हाथ ऐसे गीला होना चाहिए। ना नमी जो है हम लोग 65 से 70% मान सकते हैं। अब यह बंडल जो है स्पॉनिंग के लिए मतलब बीज डालने के लिए रेडी हो चुका है। चलिए अब बीज कैसे लगाते हैं नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। हम लोग बेड जो है रेक पर बनाएंगे। आपके पास ऐसी रेक का व्यवस्था नहीं होगा तो आप एक काम कीजिएगा, आप ऐसे व्यवस्था कीजिए जिससे ज़मीन से एक फीट तक ऊंचाई रहे। तो आप उसका यूज़ 2 ईंट से भी कर सकते हैं। ईंट के ऊपर आप कोई बांस या फिर कोई लकड़ी का इस प्रकार से रेक वाली व्यवस्था आप बना सकते हैं। बेड बनाने के लिए अब ज़रूरत पड़ेगी स्पॉन की। स्पॉन जिसे हम लोग बीज बोलते हैं मशरूम का। तो चलिए मशरूम बीज को कैसे हम लोग बेड के लिए तैयार करते हैं। है अपना मशरूम का स्पॉन या फिर मशरूम का बीज। जब भी आप मशरूम का स्पॉन लें तो ध्यान रखें ये जो बॉटल में जो स्पॉन भरा है पूरी तरीक़ा से वाइट हो। किसी भी प्रकार का ग्रीन मोल्ड ब्लैक मोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंटेमिनेशन है ग्रीन मोल्ड या फिर ब्लैक मोल्ड येलो मोल्ड तो ऐसे स्पॉन का हम लोग बेड बनाने में यूज करेंगे तो हमारा बेड भी इन्फेक्टेड होगा और मशरूम नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। स्पॉन को निकालने के लिए हमें इस बॉटल को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए हमें इस प्रकार एक हथौड़ी का यूज करना है और बॉटल को तोड़ते समय बहुत ही सावधानी रखनी है। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपका हाथ कटने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। देखो बॉटल को ऐसे रखना है, उसके बाद इसको कोई भी बोरी से या फिर कपड़े से ऐसे ढक देना है ताकि जो बारीक टुकड़ा है आपके आँखों तक या फिर चेहरे पर ना पड़े। ठीक धीरे धीरे ऐसे इसको तोड़ना है। इस प्रकार हमने बॉटल को तोड़ लिया। फिर इसमें जो कॉटन लगा रहता है कॉटन को निकाल के इसी से हमें कांच को साफ करना है। बहुत ही सावधानी से काम करना है। देखो स्पॉन में ऐसे बारीक टुकड़ा है कांच का, इसको हमें इस रुई की सहायता से साफ करना है ताकि स्पॉनिंग के समय हाथ में न चुभे। अब बारी आती है स्पॉनिंग का। देखिए स्पॉन जो है पूरी तरीक़ा से वाइट है, अच्छी तरीक़ा से माइसीलियम रन हो गया है, मतलब स्पॉन सही है। हम लोग इसको स्पॉनिंग कर सकते हैं, बीज लगा सकते हैं। बेड को अब कैसे तैयार करना है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। बेड तैयार करने के लिए हमने 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक होता है स्पॉन, दूसरा होता है चोकर और तीसरा होगा प्लास्टिक का सीट। बहुत लोगों को चोकर में कन्फ्यूजन रहता है, चोकर किसे बोलते हैं। तो जब हम गेहूं का जो आटा रहता है उसको छानते हैं तो जो वेस्टेज निकलता है, जो दानेदार जो चीज़ बचता है भूसी टाइप, उसी को हम लोग चोकर बोलते हैं। चोकर जो है मशरूम के फंगस को, माइसीलियम को ग्रो करने में मदद करता है। शुरुआती दौर में मशरूम का जो माइसीलियम है, फंगस है, बहुत ही कमज़ोर होता है। उसको बाहरी पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। जो पोषक तत्व का काम करता है चोकर। चोकर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहता है जिससे मशरूम का जो माइसीलियम है अच्छे से ग्रो हो जाता है। इतना स्ट्रांग हो जाता है जिससे पैरा से पोषक तत्व लेना शुरू कर देता है और हमें फ्रूटिंग देता है। बेड तैयार करने के लिए हमें 3 बंडल को इस प्रकार खड़ी रखना है। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग स्पॉन रखेंगे। स्पॉन छोटे छोटे टुकड़ा बंडल के किनारे किनारे हमें इसे रखना है। स्पॉन के ऊपर हमें चोकर डालना है। इसके बाद बंडल को क्रॉस
लेवल में इस प्रकार स्पॉन को कवर कर देना है। इसके बाद हम लोग फिर से स्पॉनिंग करेंगे। सेम प्रोसेस 4 लेयर तक होगी, जिसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे, चोकर डालेंगे, फिर बंडल से हम लोग कवर कर देंगे। ध्यान रहे बंडल से स्पॉन जो है पूरी तरीक़ा से कवर होना चाहिए। अगर स्पॉन कवर नहीं होगा तो ग्रीन मोल्ड जो है स्पॉन को कवर कर लेगा और हमारा जो बेड है पूरी तरीक़ा से इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिससे मशरूम नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हमें ध्यान देना है स्पॉन जो है पूरी तरीक़ा से कवर होना चाहिए। इस प्रकार 4 लेयर जो है पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। अभी चौथा लेयर के ऊपर हमें स्पॉन डाल के स्पॉन को हमें कवर करना होगा। इस लेयर को हमें कवर करने के लिए एक सिंगल बंडल की आवश्यकता होगी। इस बंडल को हम लोग पूरी तरीक़ा से बिखरा के हमें पेट पर कवर कर देना है और अच्छे तरीक़े से ऐसे प्रेस कर देना है, ताकि पेट से जो एक्स्ट्रा एयर है वो बाहर निकल जाए। इसके बाद का प्रोसेस रहेगा पॉलीथीन को कवर करने का। साफ पॉलीथीन से बेड को हमें कवर कर देना है। चारों तरफ से पॉलीथीन ऐसे बेड को कवर किया होना चाहिए। पॉलीथीन को कवर करने से बेड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहता है। पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलने से ही मशरूम का जो फंगस है ग्रो होगा और पूरी तरीक़े से जो बेड है उसमें कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि पॉलीथीन को कब हटाना है और पॉलीथीन को हटाने के बाद बेड का कंडीशन कैसे होता है। मशरूम के माइसीलियम को रन होने के लिए 5 से 7 दिन का समय लगता है। 5 से 7 दिन के बाद हम पॉलीथीन को हटाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ पॉलीथीन को हटाने के बाद बेड का कंडीशन कैसे होना चाहिए। देखिए लगभग 7 दिन बाद हमारा जो मशरूम का बेड है इस प्रकार से मशरूम का जो फंगस है माइसीलियम है वो पूरा फैला हुआ इस प्रकार जालीनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगा। मशरूम का जो माइसीलियम है पूरा बेड में कवर हो चुका है। ये जो जाली जाली दिख रहा है मकड़ी के जाल जैसा, यही अपना माइसीलियम है। मशरूम के बेड को 5 से 7 दिन के बाद माइसीलियम रन होने के बाद फ्रेश हवा की आवश्यकता होती है। इसीलिए मशरूम के बेड को सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे फ्रेश हवा देना जरूरी होता है। फ्रेश एयर देने के लिए पॉलीथीन को इस प्रकार से हमें ऊपर टांग देना है। इस प्रकार से हमें खुला छोड़ देना है, ताकि फ्रेश एयर जैसे जैसे सप्लाई होगा फ्रेश एयर के माध्यम से जो माइसीलियम है धीरे धीरे सूखना शुरू होगा। मशरूम जो है 9वां 10वां दिन में धीरे धीरे दिखना शुरू भी होगा। चला जैसे जैसे हम लोग फ्रेश हवा देते जाएंगे वैसे वैसे समय के साथ बेड से जो है मशरूम बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से छोटा छोटा पिन हेड मशरूम में दिखना शुरू हो जाएगा और समय के साथ 1-2 दिन में मशरूम जो है बड़ा होना भी शुरू हो जाएगा। कुछ दिन में मशरूम का बेड जो है इस प्रकार मशरूम से भर चुका रहेगा। देखिए अपना बेड जो है पूरी तरीक़ा से मशरूम से भरा हुआ है। 12वां दिन में मशरूम जो है इस स्टेज में आ जाएगा, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में डोहड़ू स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में हम लोग मशरूम को हार्वेस्ट कर सकते हैं।
12वां दिन में ही आप पैरा पुटू का फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद 13वां, 14वां और 15वां दिन में आप 2 से 3 हार्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा पैरा मशरूम, पैरा पुटू कंप्लीट हो जाएगा एक फसल। अगर पैरा पुटू को हम लोग सुबह तोड़ाई करते हैं तो हमें इस स्टेज में, मैच्योर स्टेज में हमें पैरा मशरूम देखने को मिलेगा। अगर शाम को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो हमें इस प्रकार डोहड़ू वाला स्टेज देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से मशरूम को हार्वेस्ट कर सकते। आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि घर पर आसानी से पैरा पुटू कैसे उगा सकते हैं। हमने शुरू से लेकर अंत तक हर एक स्टेप को सीखा है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप घर पर आसानी से पैरा पुटू उगा सकते हैं। ये तो हुआ आप घर पर पैरा पुटू कैसे उगा सकते हैं। अगर आप पैरा पुटू को कमर्शियल लेवल पर कैसे उगाएं ये सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रोफेशनली तरीके से एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कमर्शियल लेवल पर पैरा मशरूम खेती के लिए तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और स्क्रीन पर हमारा नंबर भी दिया हुआ है। आप उसमें कॉल करके A to Z जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए जो भी स्टेप आपको कठिन लग रहा है या फिर आपको बंडल बनाने में परेशानी हो रही है या फिर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर बताएंगे जिसमें हम बिना बंडल के भी पैरा मशरूम की खेती आसानी से घर पर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें ताकि एक हेल्दी मशरूम पैरा पुटू का स्वाद वो भी ले सकें। छोटू मशरूम फार्म में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।